नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर आयकर फॉर्म भरते समय हम जानकारी के अभाव में कई आयकर कटौतियों को छोड़ देते हैं और आयकर के दायरे में आ जाते हैं या फिर अधिक टैक्स दे देते हैं। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको 80C से लेकर 80U तक की समस्त कटौतियों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कटौती किस रिजीम में लागू होगी और उसमें आप अधिकतम या न्यूनतम कितनी डिडक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इन कटौतियों में सबसे पहली जो आपकी कटौती होती है और सबसे महत्वपूर्ण कटौती होती है 80C। आपकी 80C बहुत ही IMP कटौती होती है और इस कटौती के अंतर्गत आपकी जीवन बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि में यदि आपने कोई बॉन्ड वगैरह खरीदा है तो वह भी आ जाता है, इक्विटी यह भी आ जाती है, ट्यूशन फीस बच्चों की 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की इसमें छूट की पात्रता होती है तो वह भी इसमें आ जाती है, राष्ट्रीय बचत पत्र आपके पास यदि है तो वह भी आ जाता है, आवास ऋण मूल यह भी इसके अंतर्गत आ जाता है और अन्य कई प्रकार के यहाँ पर डिडक्शन 80C के अंतर्गत मिल सकती है। इसके बाद में 80CCC यह भी आपकी 80C के अंतर्गत ही आती है। तो 80CCC यह क्या होती है? पेंशन योजना के लिए LIC या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिक योजना। आपने यदि किसी कंपनी से, किसी बैंक से, LIC से कोई पेंशन प्लान ले रखा हो तो वह आपका 80CCC के अंतर्गत आता है और आप इसे डिडक्शन में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण धारा आपकी आती है, एक और महत्वपूर्ण सेक्शन आता है और वह सेक्शन है 80CCD1 का। तो 80CCD1 जो सेक्शन है वह केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। यदि आप अपनी सैलरी से NPS में कटौता करवाते हैं और वह कटौता केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, उस स्थिति में आप 80CCD1 के अंतर्गत उसे पूरी की पूरी यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इन सभी धाराओं की टोटल या मैक्सिमम जो कटौती सीमा होती है वह होती है 1,50,000। आप 1,50,000 से ज़्यादा यहाँ पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है, मैंने यहाँ पर कुछ नोट दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और मैं भी इसे पढ़कर आपको समझा देता हूँ। आयकर अधिनियम के अध्याय के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती 80CCD2 और 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर यह दोनों कटौतियां भी आपके 80C के अंतर्गत ही आती है, लेकिन 80CCD2 और 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा आप इस धारा के तहत 115BAC के तहत यहाँ पर अपना आयकर फॉर्म भरते हैं व्यक्तिगत रूप से, के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए कटौती उपलब्ध नहीं होगी जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि 80CCD2 और 80CCH को छोड़कर बाकी सबके लिए यहाँ पर कोई भी कटौती लागू नहीं होगी। यदि आप पुराने रिजीम के साथ जाते हैं उस स्थिति में यह सारी कटौतियाँ आपके साथ लागू होगी। तो हम देखेंगे इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे की बात बता ही दूंगा। आपको निश्चित इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की बात मिल ही जाएगी। यहाँ पर 80CCD1B यह धारा क्या होती है? यह धारा होती है 80CCD1 के अंतर्गत, या इसे B भी कहते हैं और 1 भी कहते हैं, अंतर्गत दावा की गई कटौती को छोड़कर केंद्र सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान, और इसकी लिमिट होती है यहाँ पर 50,000 मैक्सिमम। अब इसका क्या मीनिंग है? इससे पहले अभी हमने देखी 80CCD1 और यहाँ पर 80CCD1B, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यह जो आपकी 80CCD1 है यहाँ पर आप NPS में निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर निवेश किया, आपकी जो पेंशन में 10% का कटौता हो रहा है, वह कटौता यहाँ पर फिल करने के बाद और ये सब कुछ लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आपके 52,000 रुपये और एक्सेस बाहर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। आप यहाँ पर अगर इस सबको दिखाते हैं तो आपके पास 2,02,000 की कटौती
हो जाती है। ऐसा आप मान लीजिए कि 2 लाख आपके पास 2,000 की कटौती हो गई। अब इस स्थिति में आप 50,000 रुपये यहाँ पर डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा 50,000 रुपये पेंशन के लिए। तो बाकी का आपका उधर हो जाएगा और पेंशन का बाकी का इधर हो जाएगा। कुल मिलाकर आप 80C के अंतर्गत 2 लाख तक की कटौती को क्लेम इस धारा के साथ में प्लस करके कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी एक और महत्वपूर्ण और IMP यहाँ पर धारा आती है, वह है 80CCD-2 केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि 80CCD-2 के अंदर हम किसकी कटौती दिखाएं और किसकी नहीं दिखाएं। तो यहाँ पर नियोक्ता द्वारा आपकी जो सैलरी होती है, आप मान लीजिए आपकी सैलरी है, इस सैलरी से 10% कट के आपके स्वयं के NPS अकाउंट के अंदर चला जाता है। तो NPS अकाउंट में 10% चला गया। इसके बाद आपके जो नियोक्ता होते हैं वह इस NPS के अंदर 14% और एक्स्ट्रा मिलाते हैं। कभी कहीं कहीं 10% भी है, कहीं कहीं 14। अमूमन यह राशि आपकी 14% है। 14% राशि यहाँ पर मिला ली, 10 आपके खाते से कट गई। तो जो 14% की राशि है जो नियोक्ता के द्वारा आपके NPS अकाउंट में मिलाई गई है, उस राशि पर यहाँ पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो यह 80CCD-2 होता है। जनरली यहाँ पर पहले इस विषय को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था, जो कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 14% राशि पहले अपने वेतन में सम्मिलित करना होगी और फिर जाकर आप 80CCD-2 के अंदर इसे माइनस करेंगे यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो यदि नियोक्ता PSU या अन्य है तो 10% की यहाँ पर सीमा, और केंद्रीय यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है तो उस स्थिति में यहाँ पर 14% की सीमा दी गई है। तो इस प्रकार से आप इन डिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर डिडक्शन है वह है 80CCH। 80CCH के अंतर्गत आते हैं अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती। यदि अग्निवीर हैं आप और आपका डिडक्शन हो रहा है, उस स्थिति में आप इस धारा के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। और भुगतान या जमा की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी गई है। तो यह बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट है 80D, जो कि एक महत्वपूर्ण सेक्शन है डिडक्शन का। 80D के अंतर्गत क्या आता है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने के लिए भुगतान के लिए कटौती। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान की कटौती या इसके संबंध में डिडक्शन बताया जा सकता है। अब किस प्रकार से बताया जा सकता है, स्वयं पत्नी या पति या आश्रित बच्चों के लिए, मतलब एक फैमिली की बात यहाँ पर हो रही है। कितना, 25,000 रुपये। यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो उस स्थिति में 50,000 रुपये, और यदि 60 साल से कम उम्र के हैं तो 25,000 रुपये मैक्सिमम। और निवारक स्वास्थ्य जांच पड़ताल के लिए 5,000 रुपये उपरोक्त सीमा में शामिल है। मतलब आप एडिशनल इसी के अंदर 5,000 रुपये जांच पड़ताल के विषय में, स्वास्थ्य की जांच के विषय में यदि आपने खर्च किए हैं तो वह भी डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है। स्वयं पति पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए तो यहाँ पर वह सीमा आपकी 50,000 हो जाती है। तो इस प्रकार से यह डिडक्शन आपकी लागू होती है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरियाँ हो गई है। आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि आप हैं और आपके परिवार में आपके माता पिता भी साथ में हैं। उस स्थिति में आप स्वयं के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 25,000, और आपके आश्रित उन माता पिता को यदि सम्मिलित करते हैं और उनकी आयु भी 60 वर्ष से कम की है, उस स्थिति में आप 25,000 इनके और 25,000 इनके यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और दूसरी स्थिति यह निर्मित होती है कि आपके माता पिता 60 वर्ष से ऊपर के हैं, उस स्थिति में आप इनके 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन 25,000 की और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिडक्शन होगी वह हो जाएगी आपकी 75,000 रुपये की।
तो यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता है। तो आप एक स्थिति में 50,000 और दूसरी स्थिति में 75,000 का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक और महत्वपूर्ण आईएमपी धारा है, वह है 80DD। 80DD के अंतर्गत क्या होता है और इसका लाभ आपको अनिवार्य रूप से लेना भी चाहिए यदि आप पुराने रिजीम के साथ जाते हैं। विकलांग आश्रित के रखरखाव, या यहाँ पर दिव्यांग शब्द हो चुका है, दिव्यांग आश्रित के रखरखाव या चिकित्सकीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान जमा किया गया हो। तो 80DD के अंतर्गत आप जो है आश्रित, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है आश्रित, दिव्यांग आपके साथ है, उस स्थिति में आप 75,000 रुपये की स्थिर कटौती यहाँ पर दिखा सकते हैं। कब? जबकि वह 40% से ऊपर दिव्यांग की श्रेणी में आते हों। और दूसरी स्थिति यह है कि 80% से अधिक यदि दिव्यांगता है, उस स्थिति में आप 1,25,000 का यहाँ पर सीधा सीधा क्लेम कर सकते हैं। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिडक्शन होती है, इससे आप भारी भरकम टैक्स की राशि बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी 80DDB। 80DDB क्या है? निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती। यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर है कि स्वयं है, आश्रित है और उनके चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान, आपने कोई ऐसा फंड खर्च किया है, कोई पैसा खर्च किया है, कोई राशि खर्च की, उस स्थिति में आप इसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम कटौती की लिमिट है 40,000 रुपये और 1,00,000 रुपये यदि वरिष्ठ नागरिक हैं तो उस स्थिति में आप खर्च दिखा सकते हैं। और यह भी बिल्कुल आपको यहाँ पर इसके लिए कोई ज़्यादा शर्तें लागू नहीं है। अब नेक्स्ट है 80E। 80E स्वयं या संबंधी, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि स्वयं या संबंधी की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज। तो यहाँ पर यदि आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, कोई लोन लिया है, उस स्थिति में आप यहाँ पर ब्याज, इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं इस डिडक्शन के लिए। लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि को यहाँ पर डिडक्शन में आप शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 80E का यूज़ भी पुराने रिजीम के अंदर कर सकते हैं, नई रिजीम में यह अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट है 80EE। 80EE क्या है? आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है। यदि आपने कोई संपत्ति अर्जित की है, उस पर आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, और वह कब है? जबकि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में यह स्वीकृत किया गया हो, उस स्थिति में एट ए टाइम जो यह डिडक्शन की धारा बता रही है वह है 80E। और इसका अंतर्गत इस सीमा के अंदर लिए गए लोन के ब्याज के भुगतान में आप यहाँ पर डिडक्शन में दिखा सकते हैं। और वह भी कैसा होना चाहिए? आवासीय गृह संपत्ति खरीदी के लिए ऋण। अब इसकी मैक्सिमम जो कटौती है, कटौती सीमा 50,000 लिए गए ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर यहाँ पर 50,000 की राशि को दिखाया जा सकता है। और इसके बाद आती है 80EA। पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 तक के बीच में स्वीकृत ऋण पर ही इस डिडक्शन के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। और कटौती का दावा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। और यदि आपने इसके तहत नहीं किया है और पहली बार आपने कोई होम लोन लिया है, उस स्थिति में आप यहाँ पर उसे दिखा सकते हैं। तो इन दोनों धाराओं में छोटा सा ही अंतर होता है, यहाँ पर पहली बार वर्ड को यूज़ किया गया है और इसमें आपके लिए टाइम
को भी अलग रखा गया है। वहाँ पर टाइम बॉन्डिंग अलग थी, यहाँ पर टाइम 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 है। अब जो नेक्स्ट आपकी डिडक्शन आती है वह आती है 80EEB। यह भी एक IMP डिडक्शन की श्रेणी में आती है, जहां 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौती। यह एक न्यू आपका डिडक्शन है। यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक वाहन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में लिया है तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर किए गए ब्याज भुगतान को यहाँ पर 80EEB के अंतर्गत सम्मिलित करके डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट जो दी गई है वह है 1,50,000 रुपये। इसी प्रकार नेक्स्ट और एक और IMP आपका सेक्शन है 80G का। नियत निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान की कटौती के संदर्भ में यह आपका सेक्शन है। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र हैं। बिना किसी सीमा के 100% और 50% कटौती। यहाँ पर 2 तरह की कटौतियाँ शामिल की गई है। तो यहाँ पर जो डिडक्शन है वह बिना किसी सीमा के। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर नीचे दी गई है कि 2000 से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर इसका यह अर्थ समझना है कि आप यदि 80G के अंतर्गत दान देते हैं तो आपको 2000 से अधिक के दान पर किसी बैंक या किसी लीगल एथेंटिक तरीके से दान को देना होगा और 2000 तक का आप नगद दान दे सकते हैं। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वह नगद ना होकर किसी माध्यम से देना होगा, तब आप वहाँ पर उसे क्लेम कर पाएंगे। और 2000 या 2000 से अंदर का आप क्लेम वैसे ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह आपका 80G भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब नेक्स्ट है 80GG। 80GG क्या है? घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्वनियोजित है या जिनके लिए HRA वेतन का हिस्सा नहीं है। जिनके लिए वेतन का हिस्सा HRA नहीं है, जिनके वेतन में HRA सम्मिलित नहीं होता है, उनके लिए है। तो इस कटौती से पहले भुगतान किए गए किराए में से कुल आय के 10% से घटाकर 5,000 रुपये प्रति माह मैक्सिमम और कुल आय का 25%, यह आप इस प्रकार से डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। और जो इस डिडक्शन का लाभ लेते हैं उन्हें इसके बारे में भली भांति पूरी जानकारी है। तो इस कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10B आपको उपयोग करना होता है, यह महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है आपकी 80TTA। तो यहाँ पर यह एक IMP सेक्शन है और यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इस सेक्शन का यूज़ हम कैसे करें। तो 80TTA गैर वरिष्ठ नागरिक। गैर वरिष्ठ नागरिक से अर्थ है कि 60 साल से कम आयु वालों के लिए बात हो रही है। नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज पर कटौती। तो कटौती सीमा यहाँ पर 10,000 है। आप मैक्सिमम 10,000 तक की लिमिट तक ही दावा कर सकते हैं 80TTA के अंदर। अब यह दावा कैसे होगा? यह दावा ऐसे होगा कि मान लीजिए आपके वेतन प्लस जो भी आप अन्य यहाँ पर पूंजी लाभ जोड़ रहे हैं उसके अंदर आपने इंटरेस्ट दिखा दिया है, आपने ब्याज की राशि दिखा दी, मान लीजिए 9,000 रुपये यहाँ पर आपने प्लस कर दिया। तो ये जो 9,000 आपने यहाँ पर प्लस किए हैं तो यहाँ पर आप इसे डिडक्शन में दिखा के इसको बराबर कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी ओल्ड रिजीम के अंतर्गत ही संभव है। न्यू रिजीम के अंतर्गत यहाँ पर यह सेक्शन काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका काम होता है। और इसके बाद सेकंड आती है 80TTB। निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती। यदि आप 60 से अबव हैं, 60 साल से बड़े हैं, उस स्थिति में आपकी मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ पर डिडक्शन की वह है 50,000। 50,000 रुपये की आप डिडक्शन यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। 50,000 की डिडक्शन शामिल करने से अर्थ है कि आपके ब्याज
आपके बैंक में एफडी वगैरह जो भी स्थिति है, आपको कहीं से भी बैंक का ब्याज प्राप्त होता है और वह ब्याज मान लीजिए आपका है 51,000 रुपये, तो 51,000 रुपये के ब्याज पर आप 50,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और अब आपको बचेगा 1,000 जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे। तो इस प्रकार से और उन 50,000 यदि आपके ब्याज की रकम ऐड होती है वेतन के प्लस में, तो उस स्थिति में आप जो है यहाँ पर उसे नील कर देंगे और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसे नील भी कर देता है। और लास्ट में है आपकी 80U दिव्यांगता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए कि 80U को सर हम कहाँ दर्शाएं, कैसे दर्शाएं और किस रिजीम में दर्शाएं और कितनी दर्शाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ कि दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए यह कटौती का सेक्शन है 80U आपका। और यहाँ पर स्थिर 75,000 रुपये की 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चाहे खर्च हुए हो या नहीं हुए हो उस स्थिति में आप दिखा सकते हो। और 1,25,000 की कटौती, ठीक है, 1.25 रुपये की कटौती आप 80% से ऊपर दिव्यांग हैं उस स्थिति में आप यहाँ पर खर्च दिखा सकते हो, चाहे खर्च हुआ या नहीं हुआ। कुल मिलाकर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग करदाताओं के लिए यह एक स्थिर स्टेबल कटौती आपको डिडक्शन दी गई है, लेकिन इसका लाभ आप सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर ही ले सकते हैं। अब किसी आयकर गणना पत्रक के अंदर यहाँ पर दिव्यांग शब्द का उपयोग किया गया है डिडक्शन के लिए न्यू रिजीम के अंतर्गत भी, तो वह आपका भत्ता होता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि जो भत्ते आपको प्राप्त होते हैं दिव्यांगता की श्रेणी वाले व्यक्तियों को, वे भत्तों को वहाँ पर बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 80U के अंतर्गत आप इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं न्यू रिजीम के अंतर्गत, और ओल्ड में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ओल्ड और न्यू दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है इनकम टैक्स भरना, वहाँ पर आप रुकिए, जो कम है वह। और दूसरी विषय यह है कि कई लोगों को कमेंट आए कि सर क्या नेक्स्ट ईयर हम इसे वापस न्यू से ओल्ड में स्विच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए यह परमिट किया गया है कि आप जब चाहें दोनों रिजीम को आपस में बदल सकते हैं, पुरानी से नई और नई से पुरानी। तो इस साल के लिए जो आपको बेहतर हो उस रिजीम का आप लाभ लीजिए और आयकर गणना पत्रक भरिए। और आयकर गणना पत्रक भरने संबंधी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और उन वीडियो को देखिए, समझिए। उसमें आयकर गणना पत्रक भरना, आपका संक्षिप्त लेखा तैयार करना और सभी प्रकार से जितने प्रकार से हम आयकर गणना को समझा सकते थे वह समझाया है। और एक और नया वर्ड यहाँ पर आता है आपका मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का लाभ लेना ना भूलें। और मार्जिनल रिलीफ यदि आपको नहीं पता है तो आप मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से अर्थ है कि इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे सी मोर, और वहाँ पर आपको जो दिखेगा लिखा हुआ वो सब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और वहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी कि मार्जिनल रिलीफ का यूज़ कैसे करें, तो उसे आप देखकर मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिबेट को समझ सकते हैं। और आयकर संबंधी सारी समस्याओं के वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और ये सारे वीडियो आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। खाली आयकर गणना फॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि यह जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि यह जानकारी बहुत बढ़िया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें